गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल EHZ एकेडमी। तो आज हम लेके आ रहे हैं लेक्चर नंबर 14। तो लेक्चर नंबर 13 पे जो हमने डिस्कस किया था वो किसके बारे में था? कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस के बारे में था। तो इंडक्टेंस की कैलकुलेशन हमने उसमें करी थी इससे प्रीवियस वाले अपने लेक्चर पे। उस पर हमने देखा था कि भाई इंडक्टेंस हमारा जो हम ACSR कंडक्टर को यूज करते हैं अपने पावर सिस्टम में, उसका इंडक्टेंस की वैल्यू क्या निकल के आती है। ठीक है, सिंगल फेज 2 वायर लाइन का इंडक्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था। सिंगल फेज 2 वायर लाइन के केस में क्या आता है आपका 2 × 10⁻⁻7 log DA/R डैश। ठीक है, जिसमें मैंने कहा था R डैश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, उसको हम बोलते हैं GMR, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, राइट। उसके बाद हमने ये देखा था कि आपका जब सिमेट्रिकल स्पेसिंग होगी, जब हम 3 फेज की बात करेंगे, और जब अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग होगी 3 कंडक्टर्स के बीच में, तो उसके हिसाब से क्या चीजें चेंज हो रही होगी। तो हमने सिमेट्रिकल स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि ट्रांसपोजिशन ऑफ अ लाइन क्या होता है, किसकी वजह से आता है और उसको हम सही कैसे करते हैं। तो ये सब हमने देखा था इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जिसका नाम होता है बंडल कंडक्टर। कि बंडल कंडक्टर क्या होता है, बंडल कंडक्टर को हम क्यों प्रेफर करते हैं, बंडल कंडक्टर को यूज करने से हमारे क्या एडवांटेज होते हैं, अगर बंडल कंडक्टर को हम प्रेफर करेंगे तो हमारा कोरोना लॉस कैसे करके रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं अपनी इस वीडियो पे। तो चलिए बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बंडल कंडक्टर में कैलकुलेशन ऑफ इंडक्टेंस इन बंडल कंडक्टर। कि जब हम बंडल कंडक्टर की बात करेंगे तो उस पे इंडक्टेंस की जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, राइट। तो यहां जाने से पहले, इंडक्टेंस को जाने से पहले, सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि आपका बंडल कंडक्टर होता क्या है। तो हम देखते हैं कि बंडल कंडक्टर क्या होता है। बंडल कंडक्टर, व्हाट इज बंडल कंडक्टर? बंडल कंडक्टर क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही। अब बंडल कंडक्टर, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं आपके लिए। अ बंडल कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर in which two or more subconductors can be used as a single phase कंडक्टर। हमने यहां पे क्या लिखा है कि जो हमारा बंडल कंडक्टर होता है वो क्या होता है। अ बंडल कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर इन विच टू और मोर सबकंडक्टर कैन बी यूज्ड एज अ सिंगल फेज कंडक्टर, राइट। इट मींस दैट, तो बंडल कंडक्टर क्या लिखा है हमने यहां पे कि अ बंडल कंडक्टर इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर इन विच two or more conductors can be used as a single phase conductor। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारा कोई एक फेज है A फेज, मतलब इसका मतलब यह है बंडल कंडक्टर का मतलब हमने क्या लिखा कि बंडल कंडक्टर क्या होता है, वो ऐसा कंडक्टर होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंडक्टर्स को हम एक फेज कंडक्टर मान ले। जैसे कि ऐसे मान लीजिए आपका फेज ए है, ए क्या है, एक फेज है, हमने बोल दिया एक फेज ए है। इसके क्या होंगे, 2 सब कंडक्टर होंगे ए एंड ए डैश। जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये क्या होगा, आपका ए फेज कहलाया जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, अगर मैं बी फेज की बात करूं तो बी फेज में क्या होगा आपका, एक होगा बी, एक होगा आपका बी डैश, इस तरीके से, राइट। और ये क्या है, ये एक ACSR कंडक्टर है। ये भी क्या है आपका ACSR कंडक्टर, ये भी एक ACSR कंडक्टर है और ये भी एक ACSR कंडक्टर है। ये दोनों आपस में एक डिस्टेंस D डिस्टेंस अपार्ट है। ये भी एक दोनों आपस में
डी डिस्टेंस अपार्ट है। इनका अपना एक रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, इसका भी एक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। तो बंडल कंडक्टर क्या होता है कि एक कंडक्टर, एक फेस कंडक्टर के अंदर हम दो सब कंडक्टर को लेके चल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, बंडल कंडक्टर बोलते हैं, या फिर बंडलिंग ऑफ कंडक्टर। अब समझने वाली बात यह है कि ये जरूरी नहीं है कि केवल दो ही कंडक्टर होंगे, किसी एक फेस के अंदर दो कंडक्टर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि केवल दो ही होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। 2 3 4 अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि 2 3 4 होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, हम बंडल कंडक्टर की बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी होगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं बंडल कंडक्टर की, अगर हम केवल एक ओवरहेड कंडक्टर की बात करें, सिंगल कंडक्टर की, राइट, जब क्या होता है आपकी वोल्टेज ज्यादा हो जाती है। फॉर एग्जांपल, जब भी हम वोल्टेजेस की बात करते हैं 220 kV और 400 kV या फिर 765 kV फॉर हायर वोल्टेजेस, इन वोल्टेजेस के लिए जो आपका सिंगल कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, सेवरल उसके कुछ डिसएडवांटेज होने लग जाते हैं। मतलब उसमें लाइन लॉसेज ज्यादा हो जाएगा, उसमें एफिशिएंसी उसकी कम हो जाएगी, वोल्टेज रेगुलेशन उसका खराब होने लग जाएगा। तो उसको हम ग्रेटर वोल्टेजेस के लिए 220 kV से ज्यादा वोल्टेजेस के लिए सिंगल कंडक्टर को यूज नहीं करते। इन सारी वोल्टेजेस रेंज के लिए अगर मुझे इतनी वोल्टेज को ट्रांसमिट करना है तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, बंडल कंडक्टर को यूज करना पड़ेगा, या फिर क्या करना पड़ेगा, बंडलिंग ऑफ कंडक्टर, राइट। अब देखिए, अब क्या है, अब हम देखेंगे कि बंडल, अब देखिए एक और चीज आप देखिएगा इसमें, बंडल कंडक्टर और एक होता है कंपोजिट कंडक्टर। बहुत सारे एग्जाम्स में कभी पूछा जाता है या किसी बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बंडल कंडक्टर एंड अ कंपोजिट कंडक्टर। तो देखिएगा, बंडल कंडक्टर जो होता है उसमें दो सब कंडक्टर, समझ रहे हो, दो सब कंडक्टर आपस में, जैसे कि एक फेज मैंने लिखा है ए फेज, इसके अंदर दो सब कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये हुआ और एक कंडक्टर ये हुआ, तो इन दोनों को हमने बोला दो सब कंडक्टर, टू सब कंडक्टर, और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके दो सब कंडक्टर, एक डिस्टेंस से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और वो डिस्टेंस जो होती है वो होती है अप्रोक्स 0.2 मीटर टू 0.6 मीटर, इतनी डिस्टेंस से ये अपार्ट होते हैं, समझ रहे हो। ये होता है बंडल कंडक्टर, ठीक है। अब कंपोजिट कंडक्टर क्या होता है, कंपोजिट कंडक्टर में दो कंडक्टर के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होती, वो आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से चलते हैं, ऐसे करके होते हैं वो, ठीक है, वो होते हैं कंपोजिट कंडक्टर। दो कंडक्टर के बीच में क्या होगा, उसमें स्पेसिंग नहीं होगी, वो आपस में जुड़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एक होता है कंपोजिट कंडक्टर और बंडल कंडक्टर होता है ये। अब हम बात करने वाले हैं कि बंडल कंडक्टर में आपका जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा। देखिए, जब मैंने आपको बात करी थी इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज टू वायर लाइन, मैंने क्या बोला था आपको, L ऑफ A बताया था मैंने, इसे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, 2 × 10⁻⁷ लॉग, या ln बोल दीजिए, d/r', जिसमें r' क्या था, जिसमें r' जो था वो था 0.7788 इंटू r। r क्या था आपका, ये कोई हमने कंडक्टर को एज्यूम किया था, ये जो r डिस्टेंस था वो ये था, एंड ये जो 0.7788 का जो फैक्टर था वो e की पावर -1/4 करके हमने कुछ चीज देखी थी, वो किसकी वजह से आया था, वो ACSR कंडक्टर की वजह से आया था। मैंने आपको वहां पे बताया था अगर हम हॉलो कंडक्टर की बात करेंगे तो वो वहां पे नहीं आएगा, और केवल ये क्या बच जाएगा, केवल R बचेगा यहाँ पे। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। अभी तक के लिए आप ये देखिए कि सिंगल फेज 2 वाई लाइन पे क्या है, आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला इस तरीके से आया, 2 × 10⁻⁷ log d/r'। जब हम बात करते हैं बंडल कंडक्टर की, या जब हम बंडल कंडक्टर को यूज करते हैं तो उसमें जो आपका इंडक्टेंस का फॉर्मूला आता है वो कितना आता है, इंडक्टेंस L, ये होता है 2 × 10⁻⁷ log d म्यूचुअल बाय d सेल्फ। क्या होता है, 2 × 10⁻⁷ log d म्यूचुअल बाय d सेल्फ। हम उसको यहां पे देखते हैं अच्छे से। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जो हमें इंडक्टेंस आपको बता रहा था कि इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, 2 × 10⁻⁷ log d म्यूचुअल बाय d सेल्फ, या log लिखिए, ln लिखिए, ठीक है, बात वही है, d म्यूचुअल बाय d सेल्फ, जहां पे आपका dm, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। एंड ds जो हमने ये लिखा है इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। राइट, ये क्या होता है और ये क्या होता है, ये कैलकुलेट कैसे होता है? फंडल कंडक्टर में जाने से पहले हम ये देखते हैं कि इन केस ऑफ डबल सर्किट लाइन ये किस तरीके से होता है। ठीक है, फॉर डबल सर्किट लाइन मैं एक यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। देखिए हम यहां पे कैसे करके डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये एक कंडक्टर है ए, ये एक कंडक्टर है ए, ये है आपके पास ए डैश। राइट, ये कंडक्टर है बी, इसका दूसरा कंडक्टर है बी डैश। ये कंडक्टर है सी, इसका दूसरा कंडक्टर है सी डैश। राइट, इसकी इससे सेंटर से डिस्टेंस है r, इसकी भी यहां से डिस्टेंस है r, या आप रेडियस बोल दीजिए इसको। सिमिलरली दिस, सिमिलरली ये भी यहां से यहां तक r होगा, ये भी यहां से यहां तक r होगा। राइट, इन दोनों की डिस्टेंस जो है, इन दोनों की डिस्टेंस ये कितनी है? ये है DAB, मैंने स्मॉल DAB लिखा है। राइट, इन दोनों की यहां से यहां कितनी डिस्टेंस है? DAC। जो A और A डैश है ये क्या है? ये आपका एक फेस है आपका A फेस, ये A मैंने कैपिटल A से लिखा है। ठीक है, इस एक A फेस का, या आप इसको R फेस बोल दीजिए, उसके दो सब कंडक्टर हमने रखे हैं, जिसका है एक, इसका नाम है एक A है और इसका कितना है? A डैश है। सिमिलरली ये क्या है? ये मेरा कोई B फेस है, जो क्या है आपका, उसका सब कंडक्टर है B एंड P डैश। ये क्या है आपका? फेस C, जिसका सब कंडक्टर है C एंड C डैश। राइट, अब देखिए सबसे पहले हमको यहां पे दिख रहा है कि ये DM हमने कुछ लिखा है, तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट। इसको हम म्यूचुअल GMD भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस, इसको हम GMD से भी रिप्लेस, GMD, और हम इसको बोलते हैं म्यूचुअल GMD। इसको हम म्यूचुअल GMD भी बोल सकते हैं, म्यूचुअल GMD। ठीक है, कैलकुलेट टू स्टेप्स टू कैलकुलेट म्यूचुअल GMD, म्यूचुअल GMD कैसे करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे? देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारा DM कितना होगा। जो आपका DM होगा वो होता है आपका DAB। म्यूचुअल की हम बात कर रहे हैं, म्यूचुअल का मतलब होता है अगर मेरे पास दो कंडक्टर इस तरीके से हैं, तो मान लीजिए इसमें कोई करंट, एक करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इस वाले कंडक्टर में अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इफेक्ट। राइट, तो हम बोल रहे हैं कि भाई हमें म्यूचुअल GMD निकालना है, तो DM इक्वल्स टू DAB इंटू तीन कंडक्टर की हमने बात करी, देखिए तीन A B C। ठीक है, ये तीन फेसेस हैं, तो कितना हो जाएगा? DAB इंटू DBC इंटू DCA, इसकी पावर 1/3। इसकी पावर कितनी होगी? 1/3। अब सबसे पहले हमको निकालना है कि भाई DAB क्या होगा। देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं कि कैलकुलेट होता कैसे। अगर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल दे दिया जाए तो उससे ये और इजी हो जाएगा। ठीक है, बट आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या करा है, हमने एक फेज माना है A फेज, आप इसको R फेज से एज्यूम कर लीजिए, बात एक ही है। उसके दो सब कंडक्टर हैं, एक A है और एक A डैश है। सिमिलरली B है, एक B और एक B डैश है। एक C होगा, C फेज, उसका C सब कंडक्टर है, C डैश दूसरा सब कंडक्टर है। राइट, अब देखिएगा DAB कैसे कैलकुलेट करेंगे। DAB हमको निकालना क्या है? DAB, अगर आप DAB में ध्यान रखो तो आपको क्या दिख रहा है? D ये है आपका A, ये है आपका B। मुझको DAB निकालना है, तो DAB के लिए आप क्या करोगे बताइए? इसमें क्या करेंगे? देखिए इसमें चार कंडक्टर हो गए ना आपके पास, तो क्या होगा? सबसे पहले देखिए
ए से बी तक की कोई डिस्टेंस होगी, इससे इसकी कोई डिस्टेंस होगी ना, इससे इसकी कोई डिस्टेंस होगी, तो क्या लिखेंगे हम, स्मॉल डी ए बी, इससे यहां तक की कोई डिस्टेंस है, इनटू, अब इस ए से पहले हम देखिए डी ए बी हमने लिखा, फिर हम लिखते हैं इस ए से बी, ए बी की निकाली, ए से बी डैश की कितनी होगी, डी ए बी डैश इनटू, इसका इफेक्ट हमने इस पे देख लिया, इस पे देख लिया, अब देखिए इसका इस पे कितना होगा, डी ए डैश इंटू बी डैश इंटू डी ए बी हो गया, डी ए बी डैश हो गया, डी ए डैश बी डैश हो गया। अब एक और क्या बचा है, डी ए बी डैश, डी ए बी, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया, इन दोनों को कर लिया, बचेगा ये ना, तो डी ए डैश इंटू बी, डी ए डैश इंटू बी, इसकी पावर 1/4, समझ में आ गया। अब देखिए अगर हम बात करते हैं डी बी सी की, तो बी ये है, सी ये है, ठीक है। देखिए हम यहां पे एक बार बनाते हैं, अगर एक बार ये मान लीजिए बी, कोई मेरा बी फेस ये है, उसके दो सब कंडक्टर बना रहा हूं मैं, ये बी है, ये बी डैश है, ये सी है, ये सी डैश है, ये सी फेस है, ये मैंने बी बना दिया, ठीक है। अब डीबीसी समझते हैं हम। देखिए इन दोनों की यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगी जिसको हम बोलेंगे डीबीसी, ठीक है। इस कंडक्टर में जब करंट फ्लो हुआ तो उसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा इस वाले में, तो उसको हम लिखते हैं डी बी सी इंटू, अब देखिएगा फिर क्या है, इसकी वजह से इस पे देख लिया आपने, इसकी वजह से इसमें देखिए क्या आएगा, डी बी सी डैश, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी डी बी सी डैश होगा, ये दोनों हमने देख लिया, इनटू इसकी वजह से इसमें कितना आएगा, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस होगी आपके पास, डी बी डैश सी डैश, डी बी डैश सी डैश इनटू इसकी वजह से इसमें यहां पे इसका डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी सी बी डैश, डी सी बी डैश कितना हो जाएगा, या फिर आप लिख लीजिए डी बी डैश सी, इसकी पावर 1/4, उसको लिखिए बी डैश सी, डी बी डैश सी, राइट, उसकी पावर 1/4। अगर हम बात करते हैं डी सी ए की, डी सी ए हो जाएगा, डी सी ए कितना हो जाएगा, देखिए हाँ बिल्कुल सही, डी सी ए डैश इंटू डी सी ए डैश इंटू डी सी ए डैश डी सी ए इंटू डी सी, देखिए इसका इफेक्ट इस पे ले लिया, इसका इफेक्ट इस पे ले लिया, राइट। अब इसका इफेक्ट इस पे भी तो लोगे, तो कितना हो जाएगा, डी सी डैश ए डैश और डी सी डैश ए, इसकी पावर 1/4। तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया क्या। अब देखिए मैंने बोला था ना, अभी आपने डीए भी निकाला, तो डीए भी जो भी आएगा उसका कुछ आंसर आएगा यहां से, राइट, उसको आप यहां पुट कर दोगे। डीबीसी जो आएगा आपका ये होगा, इसको आप यहां पुट कर दोगे। डीसीए जो आएगा आपके पास, इसको आप यहां पुट कर दोगे तो आपका डी म्यूचुअल आ जाएगा, आप डी म्यूचुअल की वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे। अब हम बात करते हैं डी सेल्फ की, हम डी सेल्फ कैसे निकालेंगे, राइट। तो देखिए चलिए, तो अब हम बात करते हैं स्टेप्स टू कैलकुलेट सेल्फ, GMD, इसको हम डिनोट करते हैं DS से, राइट। DS ज्योमेट्रिक, सॉरी यहां पे आ जाएगा आपका ज्योमेट्रिकल मीन, ये भी आपका डिस्टेंस होगा, मगर इसको हम बोलते हैं सेल्फ GMD, राइट। इसको ऐसे ना बोल के आप सेल्फ GMD बोलो, बल्कि मैं यहां पे लिख देता हूं सेल्फ ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। सेल्फ मतलब क्या होता है, सेल्फ मतलब यह है, मान लीजिए मेरे पास एक फेज है ए फेज, उसके दो सब कंडक्टर हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पे आप देख रहे होंगे एक फेज है ए फेज, इसके दो सब कंडक्टर है, एक तो है ए और एक है ए डैश, राइट। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले
जो हम ds लिखेंगे, ds जैसे हमने dm लिखा था, ds मतलब तीन हमारे पास फेसेस है ना, ए बी सी हमने कंसीडर किया है, तो DSA इंटू DSB इंटू DSC की पावर 1/3। ये हम कैसे लिख रहे हैं, इसकी पावर 1/3, जितने भी हम मल्टीप्लाई करोगे उसकी पावर लेके जाओगे, ठीक है। इस पूरे चैप्टर पे इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। अब देखिएगा, सबसे पहले जब हम DSA को कैलकुलेट करेंगे, DSA का मतलब क्या है, मेरे पास एक फेज है ए फेज, उसके दो कंडक्टर हैं, ये है ए, ये है ए डैश। एक फेज है ए फेज, उसके दो कंडक्टर हैं मेरे पास, दो सब कंडक्टर हैं, एक ए है और एक ए डैश है। इसकी डिस्टेंस r है, इसकी भी डिस्टेंस r है। इसका यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज d, हमने इसको d बोला है, राइट। नाउ अब देखिए, अगर आप DSA की बात करोगे तो इसमें क्या आएगा, देखिए सबसे पहले कंडक्टर ए की हम बात करेंगे तो कंडक्ट सेल्फ मतलब क्या होगा, खुद की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। एक फेज ए है, उसमें खुद का इफेक्ट कितना आएगा तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब हम कंडक्टर ए की बात करेंगे, केवल ए की, तो इसका मतलब क्या होगा, DA का ए के साथ, इसका खुद के साथ कितना, इसका डी हमने कैलकुलेट किया है, N2, इसका खुद के साथ, इसका इसके साथ कितना होगा, DA डैश N2। फिर दूसरा कंडक्टर तो ये है, इसका खुद के साथ DA डैश N2, मैं यहां पे लिख रहा हूं N2। इसका इसके साथ कितना होगा, DA डैश N2 A इसकी पावर 1/4। अब एक बात ध्यान रखिएगा, आप ये मत बोलिएगा कि इसकी वजह से इसमें म्यूचुअल हो रहा है, इसको हमको म्यूचुअल पे लिखना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, देखिए हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बंडल कंडक्टर की या डबल सर्किट लाइन की। तो किस तरीके से, देखिए हमने सेल्फ की बात करी, DSA का मतलब क्या है, सेल्फ GMD। सेल्फ GMD का मतलब क्या है कि भाई फेस ए जो हमारे पास है उसका सेल्फ कितना होगा, उसके अंदर दो कंडक्टर अगर है तो उसके अंदर कितना इफेक्ट आ रहा होगा, हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो DSA की हमने बात करी, केवल अभी हम बात कर रहे हैं कंडक्टर ए की। जब हम DS की बात करेंगे तो DSA में क्या है, आपका दो कंडक्टर हैं, तो इसका खुद की वजह से क्या होगा, DAA, इसका इसकी वजह से क्या होगा, देखिए इसका इसकी वजह से, इसका इफेक्ट इसमें कितना होगा, DAA डैश, मगर है तो एक फेज के अंदर ही, फेज ए के अंदर ही तो है ना दोनों के दोनों, इनटू DA डैश A इंटू DA डैश A, राइट। अब देखिए सिमिलरली अगर हम बात करेंगे बी की, DSB क्या लिखोगे आप, DSB बताइए। अब ये क्या हो जाएगा, ये A था ना, अब तो ये B और B डैश हो जाएगा, ठीक है। तो उस पर क्या लिखोगे आप, इस पे कंफ्यूज मत होना कि ये D मैंने यही लिख दिया, ये बिल्कुल भी ये नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, इसको मिटा दीजिए आप। वो मैंने डिस्टेंस लिखी थी उन दोनों के बीच में, तो वो जो D था वो यहां पे आएगा। जब हम A डैश की बात करेंगे तो यहां पे मैं D लिखूंगा वो, ठीक है। आप ऐसा कंफ्यूज मत होना कि ये और ये लिख दिया, राइट। और जो DAA है वो R हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने मिटा दिया, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए उसको हटा दीजिए। जब आप क्वेश्चन करोगे इसके तो आपको फेमिलियर ज्यादा हो जाओगे। आप ये देख लेना बस कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, राइट। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीखना। अब DSB देखिएगा, जब हम इसको मैं B लिख दूं, अगर इसको भी B लिख दूं, चल लिख देते हैं। ये मान लीजिए मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूं, ब्लैक पेन से, ये मान लीजिए B होगा इस टाइम पे, चलिए छोड़िए, मैं यहां बना देता हूं, ये B डैश, तो पूरा का पूरा है तो एक B फेस, है तो एक B फेस ना। तो उसमें कितना आ जाएगा, देखिए सबसे पहले इसका इसकी वजह से कितना, DBB इंटू इसका इसकी DBB डैश, इसका खुद की वजह से DBB डैश इंटू इसका इसकी वजह से DB डैश B की पावर 1/4। कैलकुलेट किया होगा आप सब लोगों ने, राइट। C, DSC को अगर मैं सीधा लिख दूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, DCC इंटू DCC डैश इंटू DC डैश C डैश इंटू DC डैश C इसकी पावर 1/4। बिल्कुल सही, आपने भी कैलकुलेट किया है। इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मुझे मिल गया DSA, मुझे मिल गया DSB, मुझे मिल गया DSC। मैं इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे हम लोग, और इसको हम यहां पे पुट कर देंगे और हमको मिल जाएगा DS।
इससे पहले हमने डीएम निकाल दिया था, उसके बाद हमने डीएस निकाल दिया। जब हमको ये दोनों मिल जाएंगे तो हमको क्या मिल गया, हमें मिल गया इंडक्टेंस की वैल्यू इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर और इन दी डबल सर्किट लाइन। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से प्रोसीजर होता है इसका, इनको कैलकुलेट करने के लिए। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको देखते हैं कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ है नहीं हुआ है। देखिए, चलिए आइए, कैलकुलेट द सेल्फ एंड म्यूचुअल GMD ऑफ दिस सर्किट गिवन बिलो। ये हमारे पास एक फेस है A, उसके दो सब कंडक्टर हैं, यह है B, दिस इज B डैश, दिस इज B डैश, राइट। नाउ इन सब के सेंटर से डिस्टेंस R है, राइट, डिस्टेंस R, रेडियस R बोल दिया, सारे कंडक्टर की जो है वो रेडियस R है। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये कोई हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। हमको निकालना है सेल्फ एंड म्यूचुअल GMD। ये हमको क्यों निकालना है, अभी तक हमने यही सीखा है, ठीक है। और इसी की हेल्प से आपको बंडल कंडक्टर के या डबल सर्किट लाइन का आपको क्या मिल पाएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू मिल पाएगी, क्योंकि हमारा इंडक्टेंस जो होता है वो होता है 2 × 10⁻⁻7 log डी म्यूचुअल बाई डी सेल्फ। अगर आपने ये दोनों चीजें निकाल ली तो आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक फेज है हमारे पास A फेज, ये होगा हमारे पास एक A फेज, ये है हमारे पास एक B फेज। A फेज के दो कंडक्टर है और B फेज के दो कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से है कुछ हमारे पास। अब देखिए, जब हमको बात करनी है म्यूचुअल GMD की, जब हमको निकालना है म्यूचुअल GMD, इसका मतलब हमको DM निकालना है। और मैंने आपको इससे पहले जो स्टेप्स कराए हैं डी म्यूचुअल निकालने के, मैंने क्या लिखाया कि डी म्यूचुअल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, दो फेस है आपके पास तो कितना होगा, मैंने अभी कराया था ना कि जब हमारे पास 3 था तो AB DAB इंटू DBC इंटू DCA, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका DAB, A का B पे कितना है इंटू DBA, इसकी पावर 1/2 ऐसे लिखोगे आप। तो अगर आपको डी म्यूचुअल यहां पे लिखना होगा तो आप सबसे पहले DAB को लिखोगे तो DAB कितना आ जाएगा, म्यूचुअल निकालना है हमको, म्यूचुअल। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस गिवन होगी ना आपको, तो ये हो जाएगा DA डैश, ये होगा। एक बात बताइए, ये जो मैंने लिखा ना DA डैश, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हम म्यूचुअल की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये पूरा एक A फेज है, ये पूरा एक B फेज है, तो जब हम म्यूचुअल की बात करेंगे तो इसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट आया उसको देखेंगे, राइट। तो हम जब बात करेंगे भैया A में जो भी करंट फ्लो हुआ उसकी वजह से इसमें क्या होगा वो हम देख रहे हैं। तो ये कभी भी DA डैश मत लिख देना ऐसे में म्यूचुअल पे, ये आएगा आपका DAB, ये आएगा DAB इंटू DAB डैश, क्या आएगा DAB एंड DAB डैश। अगर आप बात करोगे DBA की, क्या लिखोगे D। चलिए, तो अब हम बात करते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन है, राइट। इस क्वेश्चन पे ये हमारा पूरा एक A फेज है, ये हमारा B फेज है। मुझे इस पे निकालना है सबसे पहले म्यूचुअल GMD। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि भाई जब हमको म्यूचुअल GMD निकालना है डी म्यूचुअल, तो हम डी म्यूचुअल क्या लिखेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि डी म्यूचुअल क्या आएगा इसमें, इससे पहले मैंने आपको बताया था, बोलिए क्या आएगा डी म्यूचुअल। बिल्कुल सही, किस तरीके से, ऐसे DAB, ये कोई मेरे पास एक कंडक्टर है A फेज का, ठीक है, A फेज पूरा का पूरा उसका एक सब कंडक्टर है A, इसकी वजह से इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से इसका DAB, इसका इससे DAB डैश इंटू दूसरा कंडक्टर इसका ये है A डैश, तो ये होगा आपका DA डैश B इंटू DA डैश
बी डैश, इसकी पावर 1/4। ये हो गया आपका म्यूचुअल जीएमडी। अगर आप सेल्फ जीएमडी की बात करोगे, सेल्फ जीएमडी वो होगा डीएस। सेल्फ जीएमडी क्या होगा? डीएस इक्वल्स टू डीएसए इंटू डीएसबी की पावर 1/2। ये मैंने आपको बताया था। तो देखिएगा, अगर हमको डीएसए कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बोला था कि ये पूरा एक फेज लेना पड़ेगा ए, मुझे तो सेल्फ की बात करनी है ना। इस फेज ए में ये दो सब कंडक्टर हैं, तो इसमें बताइएगा, मैंने बताया था ना अभी, इसका इसकी वजह से कितना होगा? डी ए इंटू ए, इसकी खुद की वजह से। फिर इसका इसकी वजह से कितना होगा? देखिए इसका इसमें कितना होगा? डी ए डैश, फिर इसका खुद से ए डैश, फिर इसका इसमें डी ए डैश ए, इसकी पावर 1/4, राइट। जब हम डीएसबी की बात करेंगे, डीएसबी हमको निकालना है सेल्फ जीएमडी ऑफ बी फेज, तो बी फेज में कितना हो जाएगा? डीबीबी इंटू डीबीबी डैश, फिर इसका खुद से डीबीबी डैश इंटू डीबी डैश बी, उसकी पावर 1/4। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पे पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्या? सेल्फ जीएमडी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बंडल कंडक्टर, राइट। तो द मोमेंट आपको डीएस मिला, द मोमेंट आपको डीएम मिला, आप उसको इस पे पुट कीजिए, आपको इंडक्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं सेल्फ जीएमडी की। एक्चुअली क्या होता है, बंडल कंडक्टर का एडवांटेज ही आपका एसोसिएटेड होता है सेल्फ जीएमडी से। हम क्या करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर बढ़ा देते हैं अपने कंडक्टर का, ठीक है, पर फेस कंडक्टर का इफेक्टिव डायमीटर बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपका इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे? देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक फेज ए है, ये फेज ए है। इसकी वजह से क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ इसको लूंगा, एक कंडक्टर को लूंगा, केवल एक फेज का मैं अगर ले लूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ये डिस्टेंस कुछ ये इतनी ही रहेगी, राइट। जब आप क्या करोगे, दो कंडक्टर की बात करोगे, दो कंडक्टर को आपने एक डिस्टेंस पे रख दिया और जब आपने उसका सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करा तो ये ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू सिंगल कंडक्टर। तो आपका सेल्फ जीएमडी बढ़ने की वजह से आपकी डीएस की वैल्यू बढ़ी। जब आपकी डीएस की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और जब आपकी इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो उसके कुछ होते हैं एडवांटेज, उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं आगे। उससे पहले हम कुछ चीज देखने वाले हैं कि भाई ये जो हमारा सेल्फ जीएमडी है बंडल कंडक्टर में, इसके क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। मतलब कि एक फेज के अंदर अभी तो हमने दो कंडक्टर को रखा, तीन भी रखते हैं हम, चार भी रखते हैं, और ये जो दो कंडक्टर हैं और तीन कंडक्टर जो आपस में कोई कैलकुलेशन आती है सेल्फ जीएमडी की, वो बहुत सारे पेपर में एज इट इज पूछी जाती है। तो उसको हम देख रहे हैं कैसे करके हम कैलकुलेट करेंगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो हम देख रहे हैं, देखिए, बंडल कंडक्टर विद टू सब कंडक्टर्स। जब हम बंडल कंडक्टर की बात करते हैं, ठीक है, तो उसके दो सब कंडक्टर में सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, बल्कि मैं इस तरीके से लिख देता हूं, बंडल कंडक्टर विद, चलिए ठीक है, पहला केस, जब हम दो सब कंडक्टर की बात करेंगे तो हमने लिख दिया ऐसे, एक कंडक्टर ये है, एक सब कंडक्टर ये ए डैश, और है किसके ये सब कंडक्टर, फेज ए के, राइट। तो हमने कुछ लिखा इस तरीके से, या फिर आप इसको ऐसे लिख, चलिए ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा बना लो, हम इसको ऐसा बना लेते हैं, कुछ ज्यादा सही लगेगा। देखिए, ये हम बनाते हैं इस तरीके से, ये एक फेज मान लीजिए, उसके दो सब कंडक्टर, ये ए डैश, यहां से यहां तक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो एस है, इंटरनल रेडियस जो इसका हम रेडियस बोलेंगे वो कितनी है, आर है। मुझे निकालना है सेल्फ जीएमडी, डी सेल्फ, डी एस कितना आएगा बताइए, मुझे डी एस निकालना है। मैंने आपको क्या बताया था, कैसे करके कैलकुलेट करते हैं हम, ये एक फेज पूरा का पूरा ए फेज है, उसके दो सब कंडक्टर हमने एज्यूम किए, ठीक है। या फिर एक ऐसा मान लीजिए कि भाई हमारे पास कोई एक फेज है, उसके दो सब कंडक्टर हैं, तो उस पे हमको सेल्फ जीएमडी निकालना है। तो क्योंकि देखिए इंडक्टेंस जो होता है पूरा का पूरा सेल्फ जीएमडी पे डिपेंड कर रहा है, पूरा का पूरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि इसकी वजह से ही आपका क्या होगा, इंडक्टेंस चेंज हो रहा है,
राइट। देखिए कैसे डी सेल्फ, अब देखिएगा मैंने क्या बोला था आपको, जब हमको डी सेल्फ निकालना है तो क्या लिखना पड़ेगा, डी इसका खुद के साथ, इसका इसके साथ, इनटू इसका खुद के साथ, इनटू इसका इसके साथ, कितना हो जाएगा, डी ए डैश ए इसकी पावर 1/4। अच्छा देखिए, जब मैं डी ए की बात करूंगा भाई, मुझे क्या है, इस कंडक्टर, ये जो मेरा पूरा कंडक्टर है, ये जो मेरा पूरा कंडक्टर है, राइट, ये पूरा कंडक्टर है, ठीक है, इसका डी ए कितना होगा, इफेक्टिव डायामीटर इसका कितना था, आर डैश। क्योंकि ये ACSR कंडक्टर है तो आर डैश है, मैंने हॉलो कंडक्टर की बात नहीं करी, ACSR कंडक्टर की बात करी। और मैंने आपको बताया था जब हमने LA लिखा था, LA उस पर इंडक्टेंस निकाला था ना, LA हमने क्या लिखा था, 2 × 10⁻⁷ log d/r डैश लिखा था हमने। और आर डैश क्या था, मैंने कहा था ना, सिंगल फेज 2 वायर लाइन, सिंगल फेज मतलब एक फेज, हमने एक पूरा का पूरा कंडक्टर को कैसा माना था, इसका हमने क्या निकाला था, इंडक्टेंस निकाला था LA, जिसको हमने कहा था आर डैश, ये ACSR का था, ACSR कंडक्टर का बना हुआ था ये, और आर डैश हमने लिखा था, उसको हमने बोला था 0.77 × R बोला था ना। तो DA कितना होगा, आर डैश इंटू ए से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, देखिए ए डैश एस इंटू ए डैश टू ए कितना हो जाएगा, अगेन आर डैश इंटू ए डैश टू ए कितना, एस इसकी पावर 1/4। यहां से आपको एक चीज दिख रही है, आर डैश इंटू आर डैश का स्क्वायर हो जाएगा, तो आर डैश इंटू एस का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हम, इसकी पावर 1/4। तो आपको मिला आर डैश इंटू एस, इसको जब बाहर लेके जाओगे तो बचेगा 1/2। ये है आपका डी एस। जब हमने बात करी बंडल कंडक्टर भी 2 सब कंडक्टर, जब हमने 2 सब कंडक्टर लिए तो हमारे पास जो सेल्फ GMD आया वो आया आर डैश इंटू एस की पावर 1/2, जहां पे आपका आर डैश क्या है, जहां पे आपका आर डैश है 0.77 × R, जहां पे R क्या है, यह है आपका रेडियस ऑफ दिस कंडक्टर, ACSR कंडक्टर, राइट। अब देखिए जब हम दूसरा केस लेंगे, हम बोलेंगे बंडल कंडक्टर विथ 3 सब कंडक्टर। हमने क्या लिया है कि हमने बंडल कंडक्टर की बात करी विथ 3 सब कंडक्टर, इसका मतलब क्या है, इस तरीके से एक होगा आपके पास A, this is A double dash, this is A triple dash, right। इस तरीके से ये क्या है, यहां से यहां तक किसकी डिस्टेंस हो जाएगी आपकी, यहां से यहां तक S, बंडल कंडक्टर विद 3 सब कंडक्टर, राइट। तो उसमें हम किस तरीके से देंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको, इस तरीके से A डैश A डबल डैश, ये पूरा एक कंडक्टर है आपके पास, पूरा एक कंडक्टर, राइट। नाउ दिस डिस्टेंस इज S, दिस इज S, दिस इज S, ये हमने लिख दी, इसकी डिस्टेंस इज S। अगेन डायमीटर और रेडियस R। नाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम किस तरीके से देखेंगे, देखिए अगर मुझे उसको ds लिखना है, मुझे लिखना है ds, मैं यहां पे लिख देता हूं ds, राइट। हमको सेल्फ GMD निकालना है, तो जब हम सेल्फ GMD की बात करेंगे तो इस बार आपके पास 3 सब कंडक्टर है, इस बार 3 सब कंडक्टर हैं, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जब भी 3 सब कंडक्टर अगर हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी जो आएगी वो 9 पॉसिबिलिटी आएगी, और उसकी पावर कितनी होगी, 1/9, ठीक है। तो चलिए बताइए, अब सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा बिल्कुल सही DA इंटू DA डैश, इसका खुद के साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ DA डबल डैश, फिर इसका इसके साथ, सबसे पहले इसका खुद के साथ DA डैश A, इसका A के साथ, इसका डबल डैश के साथ, इंटू
डी ए डबल डैश, इसका खुद के साथ, इसका इसके साथ, डी ए डबल डैश इंटू डी ए, सॉरी एक मिनट, हाँ, जब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है, अब देखिए इस वाले पे ये हो जाएगा आपका इंटू डी ए डबल डैश ए इंटू डी ए डबल डैश ए डैश ए डैश इंटू इसका खुद के साथ डी ए डबल डैश, इसकी पावर 1/9। अगर मुझे ds लिखना है तो डी ए कितना बताया था अभी r डैश इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है s इंटू s, इसके बीच की डिस्टेंस भी s है, इसकी खुद के साथ r डैश इंटू s डी ए डैश ए डबल डैश ए s इंटू इसका इसके साथ s इंटू इसका खुद के साथ r डैश। ये कितना हो जाएगा, r डैश 3 टाइम्स है तो r1 क्यूब इंटू s की पावर 6, इसकी पावर 1/9 r डैश इंटू, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं r डैश इंटू s की इसका होल क्यूब की पावर 1/3 और d सेल्फ इक्वल्स टू r डैश इंटू s इसकी पावर 1/3 होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट आएगा दूसरे वाले सेल्फ जीएमडी का, जब हम 3 सब कंडक्टर की बात करेंगे, वो होता है r डैश इंटू एस, इसकी पावर 1/3, राइट। नाउ हम थर्ड कंडक्टर की बात करेंगे। अच्छा देखिए एक बात सुनिए, आपने यहाँ पे एक चीज लिखी, देखिए क्या यहाँ पे कोई मिस्टेक है, देखिए इस तरीके से आपने इसको जब क्यूब लिखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे ना, और यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर लिखोगे आप, तभी तो आप 1/3 लिख पाओगे, अदरवाइज यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो आप 1/3 कैसे कॉमन ले रहे हो, ये 6 था ना, तो तभी तो आपने जब यहां से 3 कॉमन जाएगा तो ही तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, राइट। तो इस जब हम लिखेंगे r डैश इंटू एस स्क्वायर की पावर 1/3, जब हमने इससे पहले बात करी थी वो कितना आया था, r डैश इंटू एस की पावर 1/2। अब देखिए ये हो गया आपका 3 सब कंडक्टर के लिए, एक होता है 4 सब कंडक्टर के लिए। तो 4 सब कंडक्टर के लिए मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से देखिएगा, बंडल कंडक्टर विथ 4 सब कंडक्टर, 4 सब कंडक्टर ए डैश ए डबल डैश ए ट्रिपल डैश, बंडल कंडक्टर विथ 4 सब कंडक्टर। अगेन चलिए यहीं से मान ली, ये डिस्टेंस जो है दिस इज एस, दिस इज एस, दिस इज एस, दिस इज एस, राइट। मुझे अगर सेल्फ जीएमडी निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा डी सेल्फ। देखिए 4 इसमें कितने 4 सब कंडक्टर है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, अब 16 पॉसिबिलिटीज आएगी, उसकी पावर 1/16, राइट। अब देखिएगा जब आप डी सेल्फ लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले ए का खुद के साथ डी ए इंटू डी ए डैश इंटू डी, इसका खुद के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, या फिर इसका इसके साथ डी ए डबल डैश। देखो ए का खुद के साथ, ए का ए डैश के साथ, इस ए का डबल डैश के साथ, और इस ए का ट्रिपल डैश के साथ भी तो आएगा, इस ए का ट्रिपल डैश के साथ, राइट। देखो एक चीज यहां से आएगी, अब देखिएगा ये हमने लिख दिया इस वाले का, अब हम इसका लिखते हैं, ए डैश का खुद के साथ, ए डैश का ए के साथ, ए डैश का डबल डैश के साथ, और ए डैश का ट्रिपल डैश के साथ मल्टीप्लाई विद, इसका भी हमने लिख दिया। अब हम लिखते हैं इसका, मैं यहां से लिखता हूं मल्टीप्लाई करके, वैसे मैंने वहां पे लगा रखा है, तो क्या लिखेंगे, इस ट्रिपल डैश का देखिएगा, ट्रिपल डैश का खुद के साथ, इसका इसके साथ, फिर ट्रिपल डैश का इसके साथ, फिर ट्रिपल डैश का क्या छूट गया, अब ए डैश छूटा है। देखो ट्रिपल डैश ले लिया खुद का खुद के साथ, फिर डबल डैश के साथ ले लिया, ए के साथ ले लिया, ए डैश के साथ छोड़ दिया, तो हमने ले लिया ए डैश के साथ। अब देखिएगा ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, बचा ये,
तो ए डबल डैश का खुद के साथ, ए डबल डैश का ए के साथ, ए डैश के साथ, ए डबल डैश का ए के साथ और ए डबल डैश का ए ट्रिपल डैश के साथ। देखो है कितने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1/16। मैंने आपको पहले ही कहा था इसकी जो पावर आएगी वो 1/16 होगी, मैंने आपको कहा था। तो इसका इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब देखने वाली बात इसमें सिर्फ इतनी सी है कि ठीक है, हमको डी ए तो पता है, वो आर डैश है, ये आर डैश है, सबका खुद के साथ जो डिस्टेंस होगी वो आर डैश होगी, ठीक बात है। डी ये हमने लिख दिया आर डैश, डी ए डैश, डी ए डैश, इसकी भी मुझे पता है ये एस है। डी ए, देखिए डी ए ट्रिपल डैश, ये तो मुझे अभी कुछ पता नहीं ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस पता है आपको, ये गिवन नहीं है, ये हमको नहीं पता, मगर हमको ये वाली पता है, ये है आपकी डी ए डबल डैश, ये कितनी है एस, मगर डी ए ट्रिपल डैश ये नहीं पता आपको, ये नहीं पता। अगेन डी ए डैश, इसका कितना है आर डैश, डी ए डैश ए ये कितना है एस, डी ए डैश ए डबल डैश ये नहीं पता, और डी ए डैश ए ट्रिपल डैश ये है एस, ये हमको नहीं पता। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं इसका खुद के साथ आर डैश, डी ए ट्रिपल डैश इंटू डी ए डबल डैश ये एस, डी ए ट्रिपल डैश इंटू ये हमको नहीं पता, मगर हमको ये पता है डी ए ट्रिपल डैश इंटू डी ए डैश एस, ये एस है। इसका खुद के साथ आर डैश, डी ए डैश ए डबल डैश ए डैश एस, डी डबल डैश, और सॉरी ये आपको नहीं पता, डी ए डबल डैश एंड ए डैश ये नहीं पता, मगर आपको ये पता है एस है, डी ए डबल डैश ए, डी ए डबल डैश एंड डी ए ट्रिपल डैश इट इज एस। अब हमको एक पॉसिबिलिटी नहीं पता कि इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है और इससे इसकी डिस्टेंस कितनी है। अगर हमको ये पता लग जाएगी तो हमको इससे इसकी और इससे इसकी पता लग जाएगी, और इससे इसकी पता, तो हमें 4 पॉसिबिलिटी अभी नहीं पता, देख लीजिए 1 2 3 4 नहीं पता, मगर हमको ये जरूर पता है कि ये मुझे बिल्कुल एक ट्रायंगल की फॉर्म पे दिख रहा है। देखिए इस तरीके से अगर मैं इसको जोड़ दूं इस तरीके से आएगा, तो बिल्कुल पाइथागोरस लगाइए इसमें, ये एस है ये एस है, तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2s। कैसे होगा √2s, ऐसे √2 इंटू एस होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। तो यहां पे लिख सकते हो आप कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये √2 इंटू एस, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके पास √2s तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ds को हम लिख सकते हैं, देखिए r डैश एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, r डैश की पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। s देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लिख सकते हैं s की पावर 8 इंटू √2 जो आपके पास आया है वो आया है 4 टाइम्स, तो इसका मतलब √2 इंटू √2 मतलब 2, फिर अगेन √2 इंटू √2 मतलब, अगर मैं √2 की पावर 4 लिख दूं तो चलेगा, अगेन s की पावर 4, देखिए s s s s, इसकी होल पावर 16। आप क्या लिख सकते हो इसको, r डैश की पावर 4 इंटू s की पावर 12, √2 मतलब कितना हो जाएगा, √2 की पावर 4, √2 इंटू √2 2, अगेन 2 2 जा 4, इट मीन्स 4, 1/16। अगर हम यहां से एक चीज देखें, अगर आप यहां से इस तरीके से लिख सकते हो, आप यहां से कॉमन क्या ले सकते हो, सबसे पहले अगर मैं यहां से इसको लिख दूं 2 का स्क्वायर, लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आपको मिल जाएगा यहां से क्या, r डैश स्क्वायर इंटू एस की पावर 6 इंटू 2 इसकी पावर 2 इंटू 1/16, तो ये बचेगा 1/8, 2 इसकी पावर 1/8
इट इज डी सेल्फ। अब एक बार बताइए, क्या आप इसको और सॉल्व कर सकते हो? कैसे करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसको लिख दूं डी सेल्फ इक्वल्स टू आर डैश इंटू एस की पावर 6, सॉरी यहां पे आर डैश स्क्वायर आएगा, इंटू 2 को हम सकते √2 का स्क्वायर 1/8। अगर मैं यहां से स्क्वायर कॉमन ले लें, एस की पावर 3 इंटू √2, देखिए हमने क्या किया, स्क्वायर कॉमन लिया है, तो बचेगा आर डैश इंटू एस की पावर दिस इंटू इसकी पावर 1/4। तो आपके पास क्या आया, √2 इंटू आर डैश इंटू एस की पावर 3 डी एस इक्वल्स टू √2 इंटू आर डैश इंटू एस क्यूब इसकी पावर 1/4। ये आपके पास आया डी सेल्फ व्हेन बंडल कंडक्टर इज हैविंग 4 सब कंडक्टर इनटू इट। जब बंडल कंडक्टर पे 4 सब कंडक्टर होंगे तो उसमें आपका जो डी सेल्फ आएगा वो आएगा इस तरीके से। तो मैंने आपको 3 पॉसिबिलिटी बताई बंडल कंडक्टर में। अब देखिएगा बंडल कंडक्टर के एडवांटेज क्या होते हैं। हम बात करने वाले हैं कि एडवांटेज ऑफ बंडल कंडक्टर, कि बंडल कंडक्टर के आपके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। देखिए एडवांटेजेस ऑफ बंडल कंडक्टर, कि बंडल कंडक्टर को यूज करने के जो आपके एडवांटेज हैं वो क्या होगा। देखिए आपको मैंने अभी बताया था कि जो L होगा आपका इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर L इंटू 10⁻⁻7 लॉग डी म्यूचुअल बाय डी सेल्फ। यहाँ पे ln भी लिखते हैं कहीं कहीं पे, बेस ई की बात होती है, वो जब हम ln लिखते हैं लॉग लिखते बेस ई पे बात हो रही होती है, ठीक है। तो डी म्यूचुअल बाय डी सेल्फ, इसको हम बोलते हैं सेल्फ जीएमडी, सेल्फ जीएमडी। जब हम बंडल कंडक्टर की बात करते हैं तो हमारा जो इफेक्टिव डायमीटर जो होता है कंडक्टर का, विद द हेल्प ऑफ बंडल कंडक्टर, सबसे पहला एडवांटेज इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर लिखा है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस डी सेल्फ इज इंक्रीज्ड। इसकी वजह से क्या होगा, आपका डी सेल्फ बढ़ जाएगा, सेल्फ जीएमडी वो बढ़ जाएगा। इफेक्टिव मतलब क्या है कि भाई 2 कंडक्टर जब हमने एक फेज की बात करी, ए फेज की, ठीक है, तो ए फेज में क्या है आपका, जब हम सिंगल कंडक्टर की बात करेंगे तो केवल एक ही कंडक्टर है, मगर आपने एक फेज में 2 कंडक्टर ले लिए तो आपने इफेक्टिव डायमीटर तो बढ़ा दिया ना दोनों का, एक फेज का इफेक्टिव डायमीटर बढ़ गया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डीएस बढ़ गया। और अगर डीएस बढ़ जाएगा, अगर डीएस बढ़ जाएगा तो आपका इंडक्टेंस की वैल्यू हो जाएगी कम। और आपको ये पता है कि जो L होता है वो क्या होता है, Xi बाय I। L इज इक्वल्स टू Xi क्या है, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट I। अगर आपका इंडक्टेंस कम हो जाएगा तो आपका फ्लक्स लिंकेज कम हो जाएगा, और अगर आपका ये कम होगा तो इसका मतलब आपके पास करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो देखिएगा अगर आपका इंडक्टेंस कम होगा, ये रिलेशन एक होता है और एक आपको पता है, देखिए जब हमारा ds बढ़ेगा L विल इंक्रीज, सॉरी L विल डिक्रीज, मतलब इंडक्टर इज डिक्रीज्ड। हमको पता है कि जो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL कितना होता है आपका, XL होता है 2πfL या फिर ओमेगा L। अगर आपका L घटेगा तो आपका XL की वैल्यू बढ़ जाएगी। XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, जब मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम अपनी ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज को प्रेफर क्यों करते हैं। तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि PS इक्वल्स टू, या फिर मैंने आपको बताया था पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, ये बताया था VS VR अपॉन XL, बताया था पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो मैंने कहा था अगर XL की वैल्यू को किसी तरीके से हम क्या कर दें, कम कर दें, तो हमारा पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा। और यहां पे जब हमने इंडक्टेंस की वैल्यू को कम किया तो हमारा फ्लक्स लिंकेज भी तो कम होगा, सॉरी यहां पे ये कम हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना। तो
तो जब आपके इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो जिसकी वजह से आपका क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगा, और जब मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो आपका क्या हो जाएगा, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन इज इंक्रीज्ड। इसको हम एक चीज और देखते हैं कि स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट इन द पावर सिस्टम। जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो एक स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट आता है, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट वो होता है EV बाय X। तो अगर ये घट जाएगा तो ये स्टेडी लिमिट बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है। ये एक गेट का एग्जाम का टॉपिक है, राइट। तो आप बस इतना समझिए कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन बढ़ जाती है, राइट। अब देखिएगा एक और चीज अगर हमारा L की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर हमारे पास L की वैल्यू कम होगी तो हमारे पास XL की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर XL की वैल्यू कम हो जाएगी तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप इन अ ट्रांसमिशन लाइन ऑल्सो रिड्यूसेस, ऑल्सो वोल्टेज ड्रॉप कम हो जाएगा। और अगर आपका वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन जो है, आपका वोल्टेज रेगुलेशन इंप्रूव्स, आपका वोल्टेज रेगुलेशन क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन क्या बताया था मैंने आपको, Vs माइनस VR अपॉन VR इंटू 100। इसका मतलब क्या, सेंडिंग एंड से आप 220 kV दीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपको रिसीविंग एंड में जब आपका लाइन रिएक्टेंस की वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब ड्रॉप कम हो जाएगा। तो मान लीजिए हल्का सा फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2 kV का ड्रॉप हुआ, आपने 200 kV सेंडिंग एंड से दिया, आपको बीच में ड्रॉप जो होगा वो केवल 2 kV का होगा, तो आपको कितना मिलेगा, 218 kV तो रिसीविंग एंड में मिल रहा है। तो ये क्या है, वोल्टेज रेगुलेशन आपका इससे इंप्रूव हो जाता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द बंडल कंडक्टर, विद द यूज ऑफ द बंडल कंडक्टर। उसके बाद इसका और क्या यूज हो सकता है मैंने आपको एक चीज बताई थी, सर्ज इंपीडेंस, या फिर एक चीज देखिए, जब भी हम बंडल कंडक्टर की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंटरफेरेंस ट्रांसमिशन लाइन में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है बंडल कंडक्टर को यूज करके। बंडल कंडक्टर का यूज और क्या, इसका हेल्प और क्या होता है, मतलब इससे हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं बंडल कंडक्टर की तो आपका क्या होगा, वोल्टेज ग्रेडियंट, वोल्टेज ग्रेडियंट इज ऑल्सो रिड्यूसेस, वोल्टेज ग्रेडियंट रिड्यूस इन द ट्रांसमिशन लाइन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कोरोना लॉस, कोरोना पावर लॉस रिड्यूसेस। मतलब जब हम बंडल कंडक्टर को यूज करते हैं तो आपका जो कोरोना लॉस होता है ट्रांसमिशन लाइन में, कोरोना पावर लॉस, वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी, सर्ज इंपीडेंस ZC। सर्ज इंपीडेंस मैंने बताया था आपको √L/C। अगर आपको यहां पे एक चीज दिख रही होगी, आपको इंडक्टर L, मैंने बताया L विद द हेल्प ऑफ द बंडल कंडक्टर L की वैल्यू आपकी कम हो जाएगी, L की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। मगर एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आपका C होता है कैपेसिटर, इन केस ऑफ बंडल कंडक्टर इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, इसका इफेक्ट भी आता है, इसकी वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाए, सॉरी, इसकी वैल्यू थोड़ी पिक्चर में आती है, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी। सॉरी, एक बार देखिएगा, जब हमारी L की वैल्यू कम हो जाएगी तो इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू। और जब कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू कम होगी तो उसके हिसाब से क्या होगा आपका, एक होता है सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, वो होता है VS² अपॉन ZC, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बढ़ जाएगा, आपका सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बढ़ जाएगा। सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बढ़ने से क्या एडवांटेज है, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के घटने से क्या एडवांटेज है, ये सब आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। लेक्चर नंबर 11 में हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया है। अच्छा देखिए, दूसरी चीज मैंने आपको यहाँ बताया, कैपेसिटेंस का इफेक्ट हमारा बंडल कंडक्टर के प्रेजेंस में आता है, तो हम इसको, ये जो इफेक्ट होता है थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा नहीं बोलेंगे, जिसकी वजह से आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस की वैल्यू कम होती है, राइट। तो ये सब क्या है आपके, ये एडवांटेज है किसके, बंडल कंडक्टर के। जब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में हायर वोल्टेजेस की, 220 kV से ज्यादा, बहुत सारी बुक्स में आपको 400 kV मिलेगा, तो 400 kV 220 kV से भी ज्यादा ही है, राइट। तो 220 kV से ज्यादा की जब हम पावर ट्रांसफर करते हैं, या फिर हम जब वोल्टेजेस की बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, जो हायर वोल्टेज EHV सिस्टम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम जब हम ट्रांसमिशन होता है,
तो उसमें क्या करते हैं, बंडल कंडक्टर को यूज करते हैं। बंडल कंडक्टर को यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसके सेवरल एडवांटेज होते हैं। उसके एडवांटेज क्या होते हैं, बंडल कंडक्टर को यूज करने से हमारा इफेक्टिव जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, आपका कंडक्टर इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव डायमीटर, जिसकी वजह से आपका सेल्फ जीएमडी बढ़ेगा, जिसकी वजह से एल की वैल्यू कम हो जाएगी। जब आपकी एल की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपका क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू भी तो कम होगी, और जब एक्सएल की वैल्यू कम होगी तो आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी सारे एडवांटेज हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। ये सब है बंडल कंडक्टर के बारे में, तो पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।